गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोऑपरेटिव लर्निंग की। अगर हम बीएड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें या फिर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, चाहे वो DSSB का एग्ज़ाम हो, KVS का एग्ज़ाम हो या फिर हमारा सीटेट का एग्ज़ाम हो, इन सभी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कोऑपरेटिव लर्निंग बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इवन ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है कि क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर भी। तो सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग होता क्या है, और इसके बाद हम जानेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो शुरू करते हैं हम। कोऑपरेटिव लर्निंग, जैसा कि हमें नाम से ही पता लग रहा है, को यानी साथ में, ऑपरेटिव यानी कुछ काम करने से रिलेटेड, कोई ऑपरेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यानी साथ में मिलकर कुछ काम करने की बात हो रही है, ठीक है। अब क्या काम हो रहा है यहाँ पे देखो, कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सीखने का काम हो रहा है साथ मिलके। अब देखते हैं किस तरीके से सीखने का काम होगा। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों है। क्यों हम आज बहुत बात करते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग हम करनी है, कोऑपरेटिव लर्निंग बच्चों को करानी है। देखो, ये जो समय है, इस समय में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा लोगों के बीच में क्या आ गई है, कंपटीशन की भावना आ गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनमें भी क्या होगा कि फ़र्स्ट आने का कंपटीशन लगा हुआ है। हर जगह पे क्या होगा, कंपटीशन होता है। और जिसकी वजह से क्या होता है, दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो हमारे जो रिलेशनशिप है आपस में, जो हमारे आपस में संबंध है, वो ख़राब हो रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये हो रही है कि हम बहुत ज़्यादा प्रेशर में आ जाते हैं। हम हमेशा क्या होते हैं, कंपटीशन की होड़ में लगे रहते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि हम इसकी वजह से लर्निंग नहीं कर पाते। हम ये देखने लगते हैं कि यार दूसरा बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन हम अच्छा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा हमें कई बार महसूस होने लगता है। तो इसीलिए कोऑपरेटिव लर्निंग की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि आगे हम ऑफिसेज़ में जाएंगे या फिर किसी भी वर्क प्लेस में जाएंगे, जॉब पे जाएंगे, या फिर हम अपनी अगर खुद की कोई कंपनी भी खोलेंगे, तो भी हमारा वहाँ पे काम क्या होगा, हमारा काम होगा कि अपने साथियों के साथ मिल के काम करना, या फिर अपने से जो जूनियर हैं उनके साथ मिल के काम करना, अपने सीनियर्स के साथ मिल के काम करना, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ मिल के काम करना, या फिर अपने बॉस के साथ मिल के काम करना। तो वहाँ पर हमें क्या होगा, ये कोऑपरेटिव लर्निंग की स्किल्स बहुत ज़्यादा काम आएंगी। तो हम समझते हैं कि कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है। देखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड। ये एक इंस्ट्रक्शनल मेथड का टाइप है, जिसके अंदर क्या होता है, वेयर स्मॉल टीम्स ऑफ स्टूडेंट्स, यूजुअली 2 to 6 मेंबर्स, वर्क टुगेदर टू मैक्सिमाइज देयर इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव लर्निंग। अब देखो, यहाँ पर ये एक इंस्ट्रक्शनल मेथड है, जिसके अंदर क्या होगा कि टीचर कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देगा, और उसके बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा, उस टॉपिक को, वो जो पर्टिकुलर चीज़ टीचर ने बोली है, वो चीज़ जो है बच्चों को क्या करनी होगी, सीखनी होगी। कैसे सीखनी होगी, 2 से 6 बच्चों का ग्रुप बनेगा पहली बात तो। और सीखनी कैसे होगी, अपनी सीखनी कैसे होगी, आपस में कोलैबोरेट करते हुए, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि एक दूसरे के साथ काम करके हमें क्या करना है, कोऑपरेट करते हुए चीज़ों को सीखना है। आफ्टर द टीम इज़ फॉर्म्ड, दे रिसीव इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द टीचर। स्टूडेंट्स विद इन द टीम कोऑपरेट विद वन अनदर। क्या होगा कि टीम के बनने के बाद सबसे पहले तो क्या करेगा, टीचर एक टीम बना देगा, और वो जो टीम बनाएगा, मान लो कि अगर 50 बच्चे हैं तो 5-5 बच्चों की टीचर ने क्या की, 10 टीम बना दी, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा टीचर, फ्रॉम द टीचर, स्टूडेंट्स विद इन द टीम, स्टूडेंट्स क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे एंड वर्क करेंगे एक असाइनमेंट पे जो भी टीचर ने दिया होगा। मान लो कि टीचर ने बच्चों को ऐसा बोल दिया कि आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ के आना है, और पूरी क्लास को फोटोसिंथेसिस पढ़ाना है। ये एक एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव लर्निंग का, जो कि टीचर क्या कर सकता है, इसमें इस तरीके से अलग अलग असाइनमेंट्स दे सकता है। until each team member successfully understands it and completes it। और कब तक होगा कि जब तक कोई सारे जो टीम मेंबर्स हैं वो सक्सेसफुली क्या कर लें, कंप्लीट ना कर लें उस काम को, ठीक है। वर्क थ्रू द असाइनमेंट until each टीम मेंबर सक्सेसफुली अंडरस्टैंड्स एंड कंप्लीट्स इट। इस स्टेटमेंट को एक बार थोड़ा सा समझते हैं। मान लो कि टीचर ने अगर बोल दिया कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ के आना है,
ठीक है, क्लास 9th में अगर टीचर ने बोल दिया कि आपको नंबर सिस्टम पढ़ के आना है, तो इसका मतलब क्या होगा, नंबर सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, ठीक है, और इनके अंदर भी अगर हम जाएं रैशनल नंबर्स के अंदर भी, तो नेचुरल नंबर्स आ जाते हैं, होल नंबर्स आ जाते हैं। तो मान लो 5 बच्चों की टीम है, तो ये आपस में क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे कि मैं रैशनल नंबर पढ़ रहा हूँ, तू इर्रेशनल नंबर पढ़ ले, या फिर मैं नेचुरल नंबर, होल नंबर पढ़ रहा हूँ, तो कोई और नंबर पढ़ ले। इस तरीके से आपस में डिवाइड कर लेंगे और इंडिविजुअली उस टास्क को कंप्लीट करने के बाद आपस में डिस्कस करेंगे और क्या होगा कि एक दूसरे से वो पूरा टॉपिक समझ लेंगे, सीख लेंगे। ठीक है। कोऑपरेटिव लर्निंग, अ कोऑपरेटिव मॉडल, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है, एक कोऑपरेटिव मॉडल है कि मतलब हम साथ में मिलकर कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पर ही हम सीख रहे हैं। तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हम देख लेते हैं कि करके। स्टूडेंट्स वर्क कोऑपरेटिवली विद टीम मेंबर्स कंपेयर्ड विद द ट्रेडिशनल मॉडल वेयर इंडिविजुअल आर ओनली लुकिंग आउट फॉर देमसेल्व्स। तो यहाँ पर क्या होगा कि बच्चे साथ में मिलके काम करना सीखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो ट्रेडिशनल मेथड में होता था ना कि बच्चे अपनी इंडिविजुअल लर्निंग कर रहे हैं, कि अगर एक बच्चे को बोल दिया गया कि आपको ये चीज़ करनी है तो वो अपने लिए कर रहा है, दूसरे को बोला गया कि ये चीज़ करनी है तो अपने लिए कर रहा है, या फिर अगर आपने कोई चैप्टर पढ़ाया है क्लास में तो एक बच्चा अपनी लर्निंग कर रहा है, दूसरा अपनी लर्निंग कर रहा है, तीसरा अपनी लर्निंग कर रहा है, एक दूसरे से उनको कोई भी मतलब नहीं रहता। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, सब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। सेकेंड पॉइंट है, टीम मेंबर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग एज वेल एज द टीम मेट्स लर्निंग। वही बात हो गई, क्या होगा कि टीम मेंबर्स क्या होंगे, अपनी लर्निंग के लिए तो रिस्पॉन्सिबल है ही, जो पार्ट उनको मिला हुआ है करने के लिए वो पार्ट तो वो करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि जो टीममेट है, भाई मान लो कि एक कंटेंट था, उसके मैंने सब टॉपिक बना लिए कि उस कंटेंट के पार्ट्स हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, और 3 मेंबर थे मेरी टीम के अंदर। तो मान लो पार्ट ए मैं अपना तो अच्छे से कर रहा हूँ, लेकिन जो पार्ट बी और पार्ट सी जो मेरे साथियों को मिला हुआ है वो अच्छे से अगर नहीं कर पा रहे हैं तो मैं उनकी भी हेल्प करूँगा कि क्या दिक्कत आ रही है उनको उस चीज़ को करने में। ठीक है, तो मैं उनको भी वहाँ पे हेल्प आउट करूँगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम केवल अपनी लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम साथ में रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, अपने टीममेट्स की लर्निंग के लिए भी। तीसरा पॉइंट है, टीम्स आर जनरली हेट्रोजीनस इन जेंडर, रेस, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। अब टीचर का एक रोल आता है यहाँ पर कि जब भी वो टीम बनाता है तो वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो ऐसा करे कि अलग अलग जेंडर के हों, मतलब जैसे कि मेल फीमेल एक साथ डाल देगा। ठीक है ना, कि ऐसा नहीं कि केवल लड़के लड़के एक टीम में डाल दिए, केवल लड़के लड़के एक टीम में डाल दी। क्योंकि भाई वर्क प्लेस में जब हम जाएंगे, जॉब पे हम जाएंगे या फिर किसी ऑफिस में जाएंगे, तो हमें क्या करना है, साथ में काम करना है लड़के लड़कियों के। ऐसा नहीं कि लड़के लड़के एक जगह काम कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़के एक जगह काम कर रही है, ऐसा नहीं होने वाला। दूसरी चीज़, रेस, कल्चर एंड सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस। तो ऐसा तो है नहीं कि भाई जाति पूछ के हम किसी के साथ काम करेंगे कि भाई तुम इस जाति के हो तो ठीक है हम तुम्हारे साथ टीम बनाएंगे, हम तुम्हारे साथ काम करेंगे, या फिर ये जो ऑफिस है हमारा पर्टिकुलर ये केवल इस कास्ट वाले लोगों के लिए है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ठीक है ना, अलग अलग कल्चर से लोग आते हैं, भाई कोई एक ही कल्चर से तो आएगा नहीं, अलग अलग कल्चर से लोग आएंगे। ठीक है, कोई हो सकता है कोई महाराष्ट्र से आया तो उसका अलग कल्चर होगा, कोई दिल्ली से आया तो उसका अलग कल्चर होगा। ठीक है, सबका अपना अलग अलग कल्चर होगा और हमें सबके साथ मिलजुल कर काम करना सीखना है। फिर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, कोई अमीर भी हो सकता है, कोई गरीब भी हो सकता है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि हमें केवल अमीरों के साथ काम करना है या केवल गरीबों के साथ काम करना है। ठीक है, हमें क्या करना है, सबके साथ मिलजुल कर काम करना सीखना है। टीम्स मे हैव इंटेलिजेंट एज वेल एज एवरेज स्टूडेंट्स। अब देखो टीम के अंदर क्या होगा कि इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट्स मिला के डाले जाएंगे। ठीक है, अगर एक टीम हम बना दें कि केवल उसमें इंटेलिजेंट स्टूडेंट ये सारे, एक टीम हम बना दें जिसमें एवरेज स्टूडेंट ये सारे, तो ये पाया गया कि जब हम ऐसा कर देते हैं कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को अलग ग्रुप कर देते हैं, एवरेज स्टूडेंट्स को अलग ग्रुप कर देते हैं, तो लर्निंग उतनी बेहतर नहीं हो पाती। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इंटेलिजेंट और एवरेज स्टूडेंट्स को मिलाते हैं, तो एवरेज स्टूडेंट्स भी क्या होते हैं, अपने लेवल को बढ़ा पाते हैं। ठीक है, एवरेज स्टूडेंट्स भी अपने लेवल को क्या होते हैं, धीरे धीरे उस पर बढ़ा पाते हैं।
अगला जो है पॉइंट हमारे पास कि मेंबर्स कंट्रीब्यूट देयर एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स टू द ग्रुप। अब मेंबर्स यहाँ पे क्या लगाते हैं, अपना एक्सपीरियंस कंट्रीब्यूट करते हैं। हो सकता है कि फॉर एग्जांपल किसी को मैथ का कॉन्सेप्ट कोई बहुत जल्दी समझ में आ जाता हो, ठीक है, तो वो क्या करेगा उस समय के लिए अपना मैथ में जो एक्सपीरियंस है उसका वो दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करेगा कि भाई तुम्हें ये दिक्कत आ रही है तो देखो इस चीज़ में हम इस तरीके से इस चीज़ को कर सकते हैं। या फिर किसी की साइंस बहुत अच्छी है तो साइंस में अगर कोई दिक्कत आ रही है, साइंस का अगर कोई काम हमें दिया गया है, असाइनमेंट दिया गया है, तो उसमें वो बच्चा हेल्प कर देगा, ठीक है। कोई नॉलेज किसी की बहुत अच्छी है किसी टॉपिक के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर इन्वायरमेंट के ऊपर एक मॉडल बनाने के लिए बोला गया और एक बच्चा है जो कि इन्वायरमेंटल जर्नल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता रहता है, इन्वायरमेंट की जो पेपर कटिंग्स आती है उनको भी देखता रहता है, तो मतलब बहुत ज़्यादा अप टू डेट है, तो वो क्या करेगा अपनी नॉलेज को शेयर करेगा और सभी साथियों को हेल्प करेगा क्या करने में, असाइनमेंट को कंप्लीट करने में। स्किल्स टू द ग्रुप, और स्किल्स में क्या होगा कि किसी के अंदर लीडरशिप स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं कि कोई बहुत अच्छा लीडर है, किसी के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं, तो यहाँ पे क्या होगा सारी की सारी स्किल्स वो क्या होंगी, किसी के पास लीडरशिप स्किल्स अच्छी हैं तो वो लीडरशिप के थ्रू एक दूसरे को कोऑर्डिनेट कराने में हेल्प करेगा, किसी के पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, किसी के पास हो सकता है एनालिटिकल स्किल्स बहुत अच्छी हैं तो वो डाटा इंटरप्रिटेशन में हेल्प कर सकता है, वो इसमें हेल्प कर सकता है कि क्या क्या किसी चीज़ में जैसे दिक्कत आ रही है तो उसमें तोड़ तोड़ के हम उस चीज़ को पार्टीशन करके हम उस चीज़ को समझ सकते हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि कोई टॉपिक बहुत बड़ा होता है तो हम क्या करें उस टॉपिक को अगर डिवाइड करके काम करेंगे तो टॉपिक हमें आसानी से समझ में आ जाएगा। टीम मेंबर्स यहाँ पे क्या होंगे, कोलैबोरेट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टीम मेंबर्स क्या होंगे, आपस में कोलैबोरेट करेंगे और कोऑपरेट करेंगे, एक दूसरे के साथ वही मिलजुल कर काम करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेंबर्स एक्वायर न्यू स्किल सेट्स एंड नॉलेज। अब देखो किसी के पास हमने बात की कि कोई स्किल बहुत अच्छी थी, किसी के पास कोई स्किल बहुत अच्छी थी, किसी के पास किसी चीज़ की अच्छी नॉलेज थी, लेकिन जब हमने साथ मिल के काम किया तो हमारे पास क्या हो गया, ये चीज़ सबके अंदर आ गई, ठीक है। हो सकता है कि जो पर्सन ए था उसकी इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी थी और हो सकता है कि जो पर्सन बी था उसकी साइंस की नॉलेज बहुत अच्छी थी, तो जब हमने आपस में डिस्कस किया तो वो नॉलेज जो थी पर्सन बी के पास वो किसके पास आ गई, पर्सन ए के पास भी आ गई, और पर्सन ए के पास जो स्किल्स थी वो पर्सन बी ने भी कुछ ना कुछ एक्वायर कर ली। अब देखते हैं 5 एलिमेंट्स ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग, ठीक है। देखिए कोऑपरेटिव लर्निंग, जब भी कोऑपरेटिव लर्निंग की बात होती है तो उसके 5 मेजर एलिमेंट्स होते हैं जिनके बिना एक अच्छी कोऑपरेटिव लर्निंग कभी भी नहीं हो सकती। एक एक करके हम इन टॉपिक्स को समझते हैं, इन एलिमेंट्स को समझते हैं। पहला जो हमारा एलिमेंट है वो है पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस। देखो सबसे पहली बात, हमें जब हम कोऑपरेटिव लर्निंग कर रहे हैं तो हमें यही समझना है कि पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, ठीक है, कि मतलब हम एक दूसरे से क्या है सकारात्मक रूप से जुड़े हुए हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं सकारात्मक रूप से किस तरीके से, कि ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ और बाकी मेरे जो टीम मेंबर्स हैं उन्हें कुछ नहीं आता जाता, या फिर वो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है और कोई दूसरा पर्सन बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो ये सोच रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हूँ, इन सबको कुछ भी नहीं आता जाता, ठीक है। दरअसल हम क्या है एक दूसरे के ऊपर इसमें डिपेंडेंट हैं और हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर, हो सकता है किसी की ड्राइंग स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है किसी की प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी हो सकता है किसी की कंटेंट प्रेजेंट, हो सकता है किसी को कंटेंट ढूंढने में बहुत मज़ा आता हो सकता है किसी को कोई टॉपिक प्रिपेयर करने में बहुत अच्छा लगता हो सकता है किसी को ये चीज़ें देखने में बहुत अच्छा लगता हो कि कहाँ पे किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, ठीक है, चीज़ों को मैनेज करना बहुत अच्छा लगता हो। तो ये सारी की सारी स्किल्स क्या होनी है, हमें इस चीज़ में कोऑपरेटिव लर्निंग में काम आनी है। तो इसका मतलब हम क्या है एक दूसरे पर डिपेंडेंट है स्किल्स के लिए, ठीक है। टास्क, तो इनके कुछ पॉइंट्स देखते हैं हम पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस के। टास्क एंड गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड। देखो अब पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस में क्या होगा, हमें इसको सही से करने के लिए कुछ एक पॉइंट्स चाहिए। टास्क एंड गोल्स आर क्लियरली डिफाइंड। हम जो भी टास्क कर रहे हैं या फिर जो गोल्स कर रहे हैं
ठीक है, जो भी हमारे गोल्स हैं वो क्या होने चाहिए, क्लियरली डिफाइंड होने चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने अभी तक डिसाइड नहीं किया। मान लो कि हमें बोला गया कि आपको इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन पे एक मॉडल बनाना है, ठीक है, लेकिन हमने क्या किया, अभी तक डिसाइड ही नहीं किया कि किसे क्या काम करना है। ठीक है, 2 दिन बाद हमें मॉडल सबमिट करना है और अभी तक हमने डिसाइड ही नहीं किया कि किसको क्या काम करना है, तो वो मॉडल कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। दूसरी चीज़, एफर्ट्स ऑफ ईच टीम मेंबर बेनिफिट्स द इंडिविजुअल एज वेल एज द ग्रुप। अब देखो, कोई भी टीम मेंबर जो एफ़र्ट लगाएगा, मान लो 3 लोग हैं टीम के अंदर, एक बच्चा बहुत एफ़र्ट से, बहुत मेहनत से काम कर रहा है और उसने जो अपने वाला पार्ट था कंटेंट का, वो उसने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेगा, वो दूसरे बच्चों को भी वो टॉपिक सिखाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, साथ में मिलकर एक दूसरे से सीखना भी है और सिखाना भी है। ठीक, तो यहाँ पे क्या होगा, उसने जो सीखा वो उसके तो काम आया ही आया, साथ ही साथ उसके साथियों के भी काम आया। तीसरा जो पॉइंट इसमें है, कमिटमेंट इज़ देयर टू बोथ पर्सनल एज वेल एज ग्रुप सक्सेस। अब देखो, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस की बात यहाँ पे, कि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है, और एक दूसरे के लिए फ़ायदे के लिए जुड़े हुए हैं, कि भाई कमिटमेंट होगी हमारी किस चीज़ के ऊपर, अपने पर्सनल तो है ही कि भाई हमें जो टास्क मिला है वो हमें करना है, साथ ही साथ ग्रुप को लेके भी हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। भाई ग्रुप की सक्सेस और जो फेलियर है वो हम पर डिपेंडेंट है। मान लो कि 3 जनों का काम था, अब एक ने तो अच्छे से किया, दूसरे ने भी अच्छे से किया, तीसरे ने अच्छे से नहीं किया, तो क्या हो जाएगा, सारा काम खराब हो जाएगा। सेकंड जो है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप अकाउंटेबिलिटी, कि इंडिविजुअल की अकाउंटेबिलिटी भी है और ग्रुप के प्रति भी हमारी अकाउंटेबिलिटी भी है। ठीक है, हमारी अकाउंटेबिलिटी एक तो अपने प्रति है और दूसरी किसके प्रति है, ग्रुप के प्रति है। ग्रुप के प्रति भी हम उत्तरदायी हैं कि हमने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया, उसका भी हमें समय समय पर ग्रुप को जवाब देना होगा। देखते हैं कैसे ये पॉइंट। ईच टीम मेंबर मस्ट कॉन्ट्रीब्यूट टू द ग्रुप एज अ होल। हर एक टीम मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ग्रुप के लिए काम आए। ठीक है, हर एक ग्रुप मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो ग्रुप के लिए काम आए। दूसरा पॉइंट, ईच टीम मेंबर इज़ अकाउंटेबल फॉर द गिवन टास्क। भाई जो टास्क डिवाइड किया हमने, टास्क ए, टास्क बी, टास्क सी या टास्क डी जो भी थे, वो हमने क्या किया, आप ग्रुप में जब डिवाइड किया था तो हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने हिस्से का टास्क सही समय पर पूरा करे और अच्छे से उसको पूरा करे। तीसरा जो एलिमेंट है वो है इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स। देखो, हमारे पास इंटरपर्सनल एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स भी यहाँ पे होनी चाहिए कोऑपरेटिव लर्निंग को अच्छे से करने के लिए। इंटरपर्सनल में क्या होगा कि एक दूसरे के साथ, इंटर यानी एक दूसरे के साथ, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि केवल अपने अपने साथ कर रहे हैं बस हो गया। इंटरपर्सनल होगा कि एक दूसरे के साथ, ठीक है, मैं और अदर्स पर्सन्स जो हैं। एंड स्मॉल ग्रुप स्किल्स, और जो छोटा ग्रुप है, जैसे कि हमारा ग्रुप क्या है, 2 से 6 लोगों का ही है, तो इतनी स्किल हमारे पास होनी चाहिए कि हम छोटे से ग्रुप में काम कर पाएँ। देखते हैं कैसे, हमें क्या क्या करना होगा यहाँ पे। ईच टीम मेंबर, इस स्किल्स को करने के लिए और सक्सेसफुल बनाने के लिए कोऑपरेटिव लर्निंग को हमें क्या क्या करना होगा। ईच टीम मेंबर शुड बी मोटिवेटेड। भाई मोटिवेटेड होना चाहिए। मान लो अगर 20 तारीख का टारगेट है तो 20 तारीख से पहले 19 तारीख को करके सबको ख़त्म कर देना है, क्योंकि एक दिन तो हम उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, तो सबको मोटिवेटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग तो काम कर रहे हो, 2 हाँ यार जब एकदम टाइम हो जाएगा 1 घंटे पहले मैं करना शुरू करूँगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। दूसरी चीज़ है प्रोवाइड इफ़ेक्टिव लीडरशिप। एक इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करनी चाहिए। केवल एक ऐसा नहीं कि एक जो लीडर बना दिया हमने उसी को इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, हर एक मेंबर को इफ़ेक्टिव लीडरशिप प्रोवाइड करनी है। ये कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, टीम में कोई मेंबर है जिसे कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है, तो हमने क्या किया, उसकी वहाँ पे हेल्प कर दी कि भाई ये टॉपिक ऐसे ऐसे हो जाएगा। ठीक है, या फिर हम कॉन्स्टेंटली चेक करते रहें कि अच्छा तेरा काम हो रहा है, अच्छा मेरा काम हो रहा है, अच्छा इसका काम हो रहा है, सारे क्या हो आपस में कोऑर्डिनेट करते रहें समय समय पर। ठीक, तीसरा जो पॉइंट है वो है बी एबल टू मेक डिसीजंस। हमें क्या होना चाहिए, डिसीज़न लेते आना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि हम टास्क ही डिसाइड नहीं कर पाए कि भाई किसको कौन सा टास्क करना है, हम टास्क ही डिसाइड नहीं कर पाए और जो प्रेजेंटेशन का दिन है वो आ गया, ठीक है, या फिर असाइनमेंट सबमिशन का दिन जो है वो आ गया। चौथा पॉइंट है बी एबल टू बिल्ड ट्रस्ट। हमें क्या होना चाहिए, एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट होना चाहिए। ट्रस्ट दो तरीके से है कि हमें क्या हो कि भाई सामने वाला ये काम कर सकता है, ये हमें बिलीव होना चाहिए, और सामने वाला ये समय पे काम कर देगा, हमें ये भी बिलीव होना चाहिए, ठीक है। एक दूसरे की स्किल्स पे हमें भरोसा रखना है। ऐसा नहीं है कि हमें ये मान के चलना है कि यार मैं तो कर लूँगा, इसका पता नहीं अगर ये इसने नहीं किया तो कैसे होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, एक दूसरे पे इतना भरोसा रखना है कि हाँ मैं भी कर लूँगा और ये भी कर लेगा और हम साथ में इस चीज़ को एक्सेल करेंगे। पांचवी चीज़ है बी एबल टू कम्युनिकेट। भाई दिन का ऐसा कोई समय निकालो, या फिर हो सकता है 2 दिन 5 दिन में एक बार, अगर मान लो महीने का टाइम है आपके पास, तो आप, या फिर आप मान लो कि एक हफ्ते का आपके पास अगर टाइम है, तो आप, ऐसा नहीं है कि हफ्ते बाद ही आप मिल रहे हो कि अच्छा ये देखो तेरा काम ये हुआ था, मेरा काम ये हुआ था, और जो असाइनमेंट हमें जो टास्क दिया गया था हमने कर लिया और उसी दिन बैठ के डिस्कस कर रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है, टाइम टू टाइम मीटिंग्स अरेंज करनी है, ठीक है। भले ही 10 मिनट के लिए हम मिलें, पर मिल के एक बार डिस्कस कर ले कि हाँ भाई हम कहाँ तक पहुँचे हैं और क्या क्या टॉपिक हमें अभी करने बाकी रह गए हैं, क्या क्या टॉपिक हमने कर लिए हैं, ताकि हम क्या कर सकें, अगर किसी को दिक्कत आ रही हो तो हम एक दूसरे की हेल्प कर सकें, ठीक है। और इसमें इंटरपर्सनल स्किल्स में लास्ट पॉइंट है बी एबल टू मैनेज कॉन्फ्लिक्ट। हमें क्या करना चाहिए, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है कि कई बार कोई छोटा मोटा झगड़ा हमारा हो गया कि भाई मैं ज़्यादा काम कर रहा हूँ या तू कम काम कर रहा है, तो इसको हमें आपस में क्या करना चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए। फोर्थ एलिमेंट है हमारा, वो है फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन, ठीक है। फेस टू फेस प्रोमोटिव इंटरेक्शन स्टूडेंट्स के बीच में होना चाहिए। कैसे होगा देख लेते हैं। प्रमोट वन अनदर सक्सेस बाय शेयरिंग रिसोर्सेज। एक दूसरे की सक्सेस को इंश्योर करें कि जो हमें जो भी टास्क मिला है, उस पर्सन को हमने जो भी टास्क दिया है वो उस टास्क को ढंग से कर सके, उसके लिए हम क्या करें, उससे रिसोर्सेज शेयर करें। हो सकता है उसके पास कोई सर्टेन बुक ना हो जो चाहिए उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, तो और वो बुक हमारे पास है तो हम वो बुक उसे प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि उस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर करके आ सके। या फिर हो सकता है कि उसके पास इंटरनेट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है और वो उसे गूगल से ढूंढना चाहता है टॉपिक को, तो हम क्या करें, इंटरनेट फैसिलिटी उसको अवेलेबल करा दें, ठीक है। सेकंड पॉइंट है इनकरेज हेल्प एंड अपलॉड ईच अदर्स एफर्ट्स। हम क्या करें, एक दूसरे को क्या करें, इंकरेज करें कि हाँ तू कर लेगा, ठीक है, तू कर सकता है भाई, मुझे तुझ पे पूरा भरोसा है, ठीक है। हेल्प करें एक दूसरे की, देखें कि क्या दिक्कत आ रही है, हो सकता है उसे इंग्लिश की कोई टर्म ना समझ में आ रही हो, हमने उसको समझा दी। एंड अपलॉड ईच अदर्स एफर्ट, और हम एक दूसरे के एफर्ट की तारीफ़ करें कि यार यार वाह तू तो बहुत अच्छा काम कर रहा है भाई, अच्छा तूने इतना कर भी लिया, चलो बहुत अच्छा है भाई। तो ये चीज़ें हम क्या है, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें। तीसरा पॉइंट हमारे पास आता है सपोर्ट वन अनदर एकेडमिकली एंड पर्सनली। हमें एक दूसरे को एकेडमिकली और पर्सनली सपोर्ट करना है, ठीक है। एकेडमिक्स तो वही जो हमने बात की अभी तक की, पढ़ने में कोई दिक्कत आ रही है, हो सकता है उसके पास कोई सोर्स अवेलेबल ना हो, वो हमने अवेलेबल करा दिया। पर्सनली क्या दिक्कत हो सकती है, हो सकता है किसी को हेजिटेशन हो रही हो प्रेजेंट करने में, या फिर हो सकता है कि किसी को बहुत ज़्यादा बिजी हो कोई, हो सकता है कि किसी का मेंटल स्टेटस उस टाइम पे ठीक ना हो, कोई बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो वहाँ पे हम उसे मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। वहाँ पे हम, अगर कोई पर्सन बिजी है तो हम वहाँ पे उसकी छोटी मोटी, यार कोई बात नहीं तू ला ये वाला छोटा सा काम तेरा मैं कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से हम एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट है इसके अंदर एक्सप्लेन हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। अब कुछ बच्चे तो क्या होते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग में बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, कि प्रॉब्लम थी तो आसानी से सॉल्व कर ली, पर कुछ को क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो हम क्या करें, उनकी हेल्प कर दें कि भाई प्रॉब्लम देखो ऐसे ऐसे सॉल्व हो जाएगी। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कोई अच्छा है पर कोई प्रॉब्लम अटक गई, तो जब हमने देखा कि भाई ये प्रॉब्लम इसे नहीं आ रही है, मुझे आती है, तो मैंने सॉल्व कर दी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, एक दूसरे के साथ बैठ के बातचीत करनी है और जो भी किसी की प्रॉब्लम आ रही है उनको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। टीच ईच अदर, जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास वो है टीच ईच अदर।
वही कि जो हमने पढ़ा वो एक दूसरे को पढ़ाना भी है, ठीक है ना, जो हमने पढ़ा वो एक दूसरे को पढ़ाना भी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, चेक फॉर वन अनदर्स अंडरस्टैंडिंग। हमें क्या करना है कि एक दूसरे की अंडरस्टैंडिंग को चेक करना है कि भाई किसको कितना समझ में आया, किसको कितना समझ में नहीं आया। इस चीज़ को हमें बारंबार चेक करते रहना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब एक बार ये हो गया कि भाई हमें समझ में आ गया चलो हो गया। मान लो कि एक पर्सन ने कोई टॉपिक तैयार किया, ठीक है, और ग्रुप में 2 पर्सन और हैं। अगर एक पर्सन को समझ में आ गया उसके समझाने से, तो ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया। जो दूसरा पर्सन जिसको नहीं समझ में आया, हमें उसका भी ध्यान देना है कि भाई उसको क्या दिक्कत आई, क्या चीज़ समझ में नहीं आई, उस चीज़ को भी हमें समझते चलना है और उसको उस चीज़ को समझा देना है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्कस कॉन्सेप्ट बीइंग लर्न। वही जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे के साथ डिस्कस करना है, उन कॉन्सेप्ट्स को एक दूसरे को सिखाना है। इससे अगला पॉइंट है कि कनेक्ट प्रेजेंट विद पास्ट लर्निंग। अब ये जो है प्रीवियस नॉलेज के साथ हमें क्या करना होगा, कनेक्ट करना होगा, ठीक है। अब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था नंबर सिस्टम का ही। अब नंबर सिस्टम ऐसा तो है नहीं कि नंबर्स का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही नया है क्लास 9 के अंदर। हमें नंबर्स के बारे में पहले से ही काफ़ी सारी नॉलेज होती है। क्लास 8 तक हम काफ़ी चीज़ें जैसे पढ़ चुके होते हैं, नेचुरल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, होल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, रैशनल नंबर्स हम पढ़ चुके हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें हमें मालूम है। बस हमें क्या करना है, उसको एक बारी ब्रशअप करना है और जो न्यू चीज़ ऐड हुई है उस चीज़ को हमें फिर सीखना है। तो इससे क्या होगा, हमारा काम जो है बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फासन द ग्रुप म्यूचुअल गोल। वही कि हमें क्या करना है, अपना तो हमारा जो गोल है वो है ही कि हमें जो टास्क असाइंड है वो हमें ढंग से करना है, पर साथ ही साथ हमारा जो ग्रुप का म्यूचुअल गोल है उसे हमें ध्यान रखना है कि ये जो असाइनमेंट हमारे ग्रुप को मिला है ये असाइनमेंट हमारे ग्रुप का सबसे बेस्ट होना चाहिए, या फिर ये जो असाइनमेंट हमारे ग्रुप को मिला है ये ग्रुप का असाइनमेंट समय पे कंप्लीट होना चाहिए, इसकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। ये जो हमारा गोल है ग्रुप का, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। फिफ्थ जो एलिमेंट है वो है ग्रुप प्रोसेसिंग रिफ्लेक्शन। ये सबसे इम्पॉर्टेंट है ग्रुप प्रोसेसिंग में, क्योंकि जितनी भी जो चीज़ें जो एलिमेंट हमने बात की ये अल्टीमेटली उसी की बात हो रही है कि जो एलिमेंट्स हैं हम कितना ढंग से कर पा रहे हैं, कितना ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर इन एलिमेंट्स पे हमें दिक्कत आई तो कहीं ना कहीं जो हमारा ये कोऑपरेटिव लर्निंग है ये फेलियर की ओर बढ़ने लगेगा। पॉइंट्स हमने देखते हैं कि कम्युनिकेट ओपनली, कि क्या हम ओपनली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फ्रीली कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि हम किसी से डर रहे हैं ग्रुप में ही, ऐसा तो नहीं कि हम कोई दूसरा जो है हमें कुछ बोल देगा हमें ये डर लग रहा है, ऐसा तो नहीं कि कोई एक दूसरे का मजाक उड़ा रहा है, ठीक है। रिस्पेक्टफुली डिस्कसिंग देयर कंसर्न्स, कि कोई भी जो दिक्कत आ रही है हम आसानी से एक दूसरे से अपनी बात कह सकें और आसानी से ग्रुप के अंदर लर्निंग को कर सकें। दूसरा जो है इसमें पॉइंट वो है मेंटेन इफ़ेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप्स, कि हमारे बीच में एक अच्छे वर्क रिलेशनशिप होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 जनों का झगड़ा हो रखा है, वो आपस में बोल ही नहीं रहे और फिर हो गया ग्रुप का काम। भाई आपस में एक दूसरे के साथ हमें क्या करना है, अच्छे रिलेशनशिप मेंटेन रखने हैं, और इतना रिलेशनशिप अच्छे से मेंटेन रखने हैं कि हम एटलीस्ट ग्रुप के काम करते वक्त तो एटलीस्ट एक ही रहें, ठीक है। अगर टीम में 3 लोग हैं, ऐसा नहीं कि एक ने जो टॉपिक पढ़ा वो बोलेगा यार इससे तो मेरी दुश्मनी है, इसको मैं ये टॉपिक नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। इस चीज़ को हमें मेंटेन करके चलना होगा। तीसरा जो पॉइंट है वो है डिस्क्राइब व्हाट मेंबर एक्शंस आर हेल्पफुल अनहेल्पफुल। तीसरी चीज़ हमें ये ध्यान रखनी है कि मेंबर्स के कौन से एक्शन हेल्पफुल हैं और कौन से अनहेल्पफुल हैं, ठीक है। कि जो मेंबर्स कर रहे हैं उससे एक्चुअली में कोई फ़ायदा हो भी रहा है या नहीं फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ हमें हमेशा ध्यान में रखनी है कि जो भी हम काम कर रहे हैं उससे लोगों को, उससे हमारे ग्रुप को फ़ायदा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा, हमारा जो गोल है उसको अचीव करने में हेल्प मिल रही है या नहीं मिल रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो इन्वायरमेंटल मॉडल बनाने की बात थी, अगर मैं उसी एग्ज़ाम्पल को लूँ तो इन्वायरमेंटल मॉडल बनाने से पहले ग्रुप का कोई मेंबर आया और ग्रुप के मेंबर ने बोला यार हम ये 5 किताबें पढ़ लेते हैं, 200 पन्नों की 5 किताबें हैं, हम इन 5 किताबों को पढ़ लेंगे तो फिर हमारा मॉडल बहुत अच्छे से बन के तैयार हो जाएगा। पर हमारे पास टाइम 1 हफ़्ते का ही है, तो हमें ये चीज़ जुडिशियसली देखनी होगी
कि जो ग्रुप का मेंबर कह रहा है कि ये बात पॉसिबल है प्रैक्टिकली नहीं, क्या ये ग्रुप के लिए हेल्पफुल है नहीं है, ये चीज़ें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे आती है कि इसमें टीचर का रोल क्या है। ठीक है, हमें तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है ना कि ये जो कोऑपरेटिव लर्निंग हम पूरी करा रहे हैं इसके अंदर हमारा रोल क्या है। लर्नर का तो रोल है ही कि उसे यहाँ पे असाइनमेंट तैयार करना है, उसे ग्रुप में काम करना है, ये सारी बातें हमने कर ली, लेकिन टीचर का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आता है। देखो, टीचर का रोल डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाना चाहूँगा। देखो, एक कहानी है कि एक लड़का म्यूज़िक सीखने के लिए एक गुरु के पास जाता है। ठीक है, अब वो लड़का जब गुरु के पास म्यूज़िक सीखने के लिए जाता है तो वो बताता है कि सर मैंने ऐसे ऐसे ये चीज़ें, मतलब वो बताता है कि सर मुझे म्यूज़िक सीखना है और आप मुझे बता दो कि क्या आपकी फ़ीस होगी। तो बोलता है बेटा मैं आपको पूरा म्यूज़िक सिखा दूँगा और आपको 50,000 रुपये फ़ीस देनी होगी। तो कहता है सर देख लो कुछ कम कर लो, 20,000 रुपये ले लो, 25,000 रुपये ले लो, वैसे करने लगता है। तो गुरु उसको मना कर देता है। अब वो जाता है लड़का और कुछ थोड़ा बहुत सीख के आ जाता है म्यूज़िक, और उसके बाद वो जाता है जब गुरु के पास, वो कहता है कि देखो अब मैंने ये चीज़ें तो सीख ली हैं, तो अब तो मुझे बस थोड़ा बहुत ही आपको सिखाना है, तो अब आप बताओ कितने रुपए लोगे। तो कहता है बेटा अब मैं तुमसे 1,00,000 रुपये लूँगा। अब वो बड़ा हैरान हो जाता है कि भाई 1,00,000 रुपये क्यों मांग रहे हैं। तो वो पूछता है कि भाई क्या कारण है कि आप 1,00,000 रुपये मांग रहे हो। तो गुरु उसको बोलता है कि बेटा जो आपने सीखा अभी वो गलत सीखा है। ठीक है, अब पहले मुझे उस गलत को भुलाना पड़ेगा आपको, और उसके बाद आपको सही सिखाना पड़ेगा। तो इसीलिए 50,000 रुपये की जगह अब 1,00,000 रुपये लगेंगे। तो यहाँ पे भी कोऑपरेटिव लर्निंग में यही है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर अगर गलत तरीके से की जाए तो फिर क्या होगा, इसके हार्म भी हैं। अगर बच्चा एक बार कोई गलत चीज़ सीख गया तो जल्दी से उस चीज़ को भूलता नहीं है। अगर बच्चे ने एप्पल की स्पेलिंग ये सीख ली कि BUPLE, तो उसको जल्दी से भूलेगा नहीं कि BUPLE नहीं होता एप्पल, एप्पल APPLE होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि बच्चा कोई चीज़ गलत ना सीख ले। तो रोल ऑफ टीचर यहाँ पे बात करते हैं। टीचर शुड चेक दैट द टॉपिक गिवन शुड बी क्लियर एंड डूएबल। टॉपिक शुड नॉट बी वेग और लेंदी इफ़ यू आर गिविंग इट लोअर क्लास स्टूडेंट्स। देखो, टीचर को ध्यान में रखने वाली बात क्या है, उसे ध्यान रखना है कि जो टॉपिक हमने दिया है वो क्लियर है और साथ ही साथ क्या है, डूएबल है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमने टॉपिक ही ऐसा दे दिया कि बच्चे को टॉपिक ही समझ में नहीं आया। और दूसरी चीज़ ये होनी चाहिए कि बच्चा खुद कर सके। ऐसा ना हो कि हमने कोई बहुत ही भारी टॉपिक उसे उठा के दे दिया कि बच्चा कर ही ना पाए। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा ना हो। अगर हम छोटे बच्चों को टॉपिक दे रहे हैं तो पता लगा हमने उसको टॉपिक इतना बड़ा उठा के दे दिया कि वो 1 हफ्ते तक तो टॉपिक ही प्रिपेयर कर रहे हैं। नहीं, हमें क्या करना है, टॉपिक थोड़ा छोटा रखना है। तीसरी चीज़, सेकंड जो चीज़ है इसमें, टीचर शुड सेलेक्ट द ग्रुप such that it is free from the concept of caste, race, sex, level of intelligence, etc. Students should be chosen randomly. जैसा कि हमने बताया था कि हमें क्या करना है, साथ मिलके एक दूसरे का काम करना है। तो यहाँ पे ये भावना हमारे मन में नहीं रहनी चाहिए कि ये लड़का है या लड़की है, या फिर इसकी एज इतनी है, या फिर इसका कल्चर ये है, या फिर ये तो मांस खाता है, ये करता है, या फिर हम ये ध्यान में रखें कि ये मुझसे बुद्धू है, या फिर ये तो यार बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मैं इसके साथ कैसे काम करूँगा। ऐसा कुछ भी हमें ध्यान में नहीं रखना है, हमें एक दूसरे के साथ मिलके काम करते हुए चलना है। तीसरा जो पॉइंट है वो है, टीचर शुड टेल द सोर्स फॉर द स्टडी ऑफ द टॉपिक सो दैट द स्टूडेंट्स स्टडी विल बी मोर एक्यूरेट एंड एप्रोप्रिएट। अब देखो, यहाँ पे टीचर का रोल क्या आता है, टीचर को ध्यान में रखते, टीचर को क्या करना होगा, टॉपिक की स्टडी के लिए बच्चे को मटेरियल भी प्रोवाइड करना है। ठीक है, कि आप यहाँ से पढ़ लो, क्योंकि इंटरनेट पे बहुत कुछ अवेलेबल है, पर साथ ही साथ उसकी प्रॉब्लम भी क्या आती है कि बहुत सारी चीज़ें गलत भी अवेलेबल हैं। और जैसा कि हमने उस कहानी में डिस्कस कर लिया
कि अगर कोई बच्चा कोई गलत चीज़ सीख लेगा तो कितनी ज़्यादा नुकसानदायक हो सकती है उसके लिए, ठीक है ना। वो जल्दी से उस चीज़ को भूल भी नहीं पाएगा। अब रोल ऑफ लर्नर तो हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार हम इन पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं। लर्नर शुड कोऑपरेट विद अदर टीममेट्स, ठीक है, लर्नर को दूसरे टीममेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए चलना है। ही शी शुड थिंक एंड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच एंड एवरी ग्रुप मेंबर, और वो हर ग्रुप मेंबर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि भाई ये काम कर पा रहा है, ये काम नहीं कर पा रहा है, और ये नहीं कर पा रहा है तो क्यों नहीं कर पा रहा है, मैं इसकी क्या मदद कर सकता हूँ, ठीक है। आपस में ये सारा कोऑर्डिनेशन हमारे बीच में होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो है लर्नर शुड गिव नो एक्सक्यूज़ फॉर नॉट डूइंग हिज टास्क, ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर हिज वर्क। अब लर्नर को क्या होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वो बहाने बना रहे हैं, यार मेरी आज तबीयत ख़राब हो गई थी, यार मुझे आज मूवी देखनी थी, यार आज मेरा मन ही नहीं किया, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बहानेबाजी कर रहा है, ठीक है। अगर कोई जेन्युइन रीज़न है तो बात अलग है कि भाई जेन्युइनली अगर किसी की तबीयत ख़राब थी तो बात अलग है, पर ऐसा नहीं कि बहाने ही मार रहा है, यार मेरा आज मन नहीं था, मेरे सर में दर्द हो रहा था, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर एक पर्सन को क्या है, अपने काम के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये लर्नर का रोल है। तीसरा जो पॉइंट है वो है लर्नर शुड मेंटेन इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप। जैसा कि हमने अभी बात की एक एलिमेंट में कि स्टूडेंट्स को क्या करना है, आपस में इफेक्टिव वर्किंग रिलेशनशिप बना के चलना है एंड चेक कॉन्टीन्यूसली हाउ फार दे हैव रीच्ड इन अचीविंग द गोल्स, और ये देखते हुए चलना है कि हम गोल्स को अचीव करने में कहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। तो ये आपका कोऑपरेटिव लर्निंग टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। अगर आपको चाहिए कि इसका कोई एग्ज़ाम्पल अगर चाहिए मैथमेटिक्स के अंदर या साइंस के अंदर, तो मैथमेटिक्स का एग्ज़ाम्पल मेरे पास रेडी है। बाकी अगर आप चाहेंगे तो मैं साइंस का एग्ज़ाम्पल भी आपको दे सकता हूँ। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम्पल इनमें से चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, तो मैं आपको उसके ऊपर भी वीडियो बना के दे दूँगा। थैंक यू वेरी मच।